फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। उसमें मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। मतलब कि हमें बेसिक इतना डिफरेंशिएशन पता हो कि 11th में फ़िज़िक्स में अगर कहीं पर भी डिफरेंशिएशन आता है तो बच्चा कर पाए। ठीक उसी तरह से आज मैं एक फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं। इंटीग्रेशन, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको पढ़ना है क्लास 12th में मैथमेटिक्स में सेकंड पार्ट में। बट अभी हम लोग इंटीग्रेशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फ़िज़िक्स में ये टॉपिक कई बार यूज़ होता है। बच्चा 11th में फ़िज़िक्स लेता है, उसके बाद सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में ही इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, मोशन चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में। तो इस वजह से हमें कम से कम बेसिक इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो बच्चा कर पाए। या डेरिवेशंस में भी ये कई बार यूज़ हो जाता है, तो इसीलिए आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखूँगा और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं किसी फंक्शन का वो भी मैं बताऊंगा। तो बने रहो वीडियो के साथ और बड़ा ध्यान से देखना। तो इंटीग्रेशन अगर जिसको भी नहीं आता है, उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन सीखना होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं, पता है, तो इंटीग्रेशन जल्दी समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं पता है तो आ तो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि एकदम नया ये क्या आ गया अचानक से। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इट इज़ द रिवर्स या इन्वर्स भी बोल सकते हैं, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कल जो मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो डाली थी उसको अगर आप लोग एक बार देख लोगे ना तो ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलते हैं कि मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, जैसे मान के चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं ना, किसी फंक्शन का करा एफ एक्स का, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके मेरा आंसर आया एफ एक्स। अब इस एफ एक्स का मतलब क्या मैं बता देता हूँ। जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक्स के टर्म्स में है, एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स के टर्म्स में है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो भी एक्स के टर्म्स में ही कोई फंक्शन आएगा। जैसे कि एक छोटे सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने डिफरेंशिएट करा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। ये देखो एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स के टर्म्स में है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर क्या आया, हमारा आंसर आता है 4 2 ज़ा 8x प्लस 5। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन क्या एक्स के टर्म्स में नहीं है, तो इसको हमने स्मॉल एफ एक्स बोल दिया। और जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला, क्या ये वो फंक्शन नहीं है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक्स के टर्म्स में है, तो इसको हमने एफ एक्स बोल दिया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है कि जैसे मान लो किसी फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन करा और आ गया आंसर एफ एक्स। एफ एक्स इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। तो इसका हम बिल्कुल रिवर्स करने वाले हैं। जो मेरा आंसर आया था अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं इस तरह से, देखो ये मेरा आंसर था ना एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का ये वाला साइन होता है। और जैसे डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, जैसे कल मैंने बताया था कि सपोज़ वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, नीचे डी एक्स का मतलब होता है कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन भी किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन भी डी एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बस ये फ़र्क है कि डिफरेंशिएशन में डी एक्स नीचे आ जाता है, इसमें इनटू में आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास आंसर निकल के वही फंक्शन आ जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। मेरी बात समझ में आ रही है। ये इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। तो इसको मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कल मैंने एक बात बताई थी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कल जब मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे तब वहाँ पर ये भी लिखा था कि जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। वो क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है इस फंक्शन का कॉस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा वापस से साइन एक्स प्लस सी। अब आपको लग रहा होगा ये साइन एक्स कहाँ से आया और ये प्लस सी का क्या मतलब है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो वैसे तो हमारा आंसर सिर्फ साइन एक्स ही है, पर प्लस सी हमको लगाना पड़ता है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न बताता हूँ। सपोज़ मान के चलो मैंने डिफरेंशिएशन किया होता इस फंक्शन का, मान के चलो मैंने डिफरेंशिएशन किया होता, अब यहाँ पर मैंने किसका किया है, साइन एक्स का।
पर मान के चलो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया साइन एक्स प्लस सी का, साइन एक्स प्लस सी ये कॉन्स्टेंट है मान लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था ना, अगर प्लस होता है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग करना पड़ता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, ज़ीरो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। मतलब कि अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ, वापस से कॉस एक्स इंटू डी एक्स करता हूँ इंटीग्रेशन, तो मेरा आंसर तो सिर्फ साइन एक्स आ रहा है। ये सी कहाँ गया, ये सी कहाँ गया, इसका मतलब मुझे इस कांस्टेंट के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमको ये प्लस सी हमेशा लगाना है इंटीग्रेशन करते टाइम। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दो टाइप के हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, हम इस वीडियो में दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें हमेशा ये सी आएगा ही आएगा। उसका रीज़न समझ में आया। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल दिए, देखो यहाँ पर मैंने दोबारा समझा देता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। अभी मान लो यहाँ पर मैं सी नहीं लगाता हूँ, मान लो ये जो बॉक्स में है सिर्फ इतना ही मेरा आंसर है, साइन एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर साइन एक्स नहीं होता, बजाय उसके साइन एक्स प्लस सी होता, तब भी तो आंसर आपका कॉस एक्स ही आ रहा है, तब भी तो आंसर सिर्फ कॉस एक्स ही आ रहा है। तो जब कॉस एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सी था, क्योंकि इस सी का डिफरेंशिएशन करके तो ज़ीरो हो गया था। तो इसीलिए हमें ये प्लस सी लगाना पड़ता है। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो कुल मिला के अब फाइनली अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। मान लो कोई फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी एक फंक्शन आएगा एक्स के टर्म्स में, और प्लस हम वहाँ पर सी लगा देंगे। कुछ समझ में आया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है जो हमको हमेशा लगाना है आंसर में, ठीक है, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो। इसके बाद इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी फंक्शन को हमने जिसका भी हमने डेरिवेशन किया है, तो डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आया है, वो आंसर मेरे पास अगर है तो उससे, उस आंसर से क्या मैं वो फंक्शन निकाल सकता हूँ जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, इसका मतलब सोचो क्या है। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन is the derivative of fx is fx, then we say that the antiderivative और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज़ एफ एक्स। तो ये वही वाली बात हो गई। मतलब अगर मान लो मैं किसी फंक्शन को एफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास वही फंक्शन आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन करके मेरे पास आंसर स्मॉल एफ एक्स आया था। मतलब कि जैसे मान के चलो डी बाई डी एक्स मैंने करा किसी फंक्शन का एफ एक्स का, तो मेरे पास आंसर क्या आया, स्मॉल एफ एक्स। अब मुझे ये दिया हुआ है, ये जो स्मॉल एफ एक्स है ये मुझे दिया हुआ है, और इससे मुझे ये फंक्शन निकालना है जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। तो कैसे निकालूंगा, तो ये जो आंसर है ना, ये जो जिसका डिफरेंशिएशन करके मेरे पास ये स्मॉल एफ एक्स आया था, उसी आंसर का मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, और उसका इंटीग्रेशन करके वही फंक्शन आ जाएगा जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। ये इसका पहला यूज़ है। और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, नंबर टू की तरफ चलते हैं। नंबर 2, इसका हम यूज़ करते हैं एरिया फाइंड करने में, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। फॉर एग्जांपल अभी एक्चुअली आपको क्लास 12 में पढ़ना है, जब इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा उसका नेक्स्ट चैप्टर यही आएगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये ग्राफ है और ये कर्व है, ये बहुत बड़ा कर्व है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ये कर्व जो है y = fx लिख देता हूँ। देखो किसी भी कर्व की इक्वेशन x के टर्म्स में ही होगी तो फिर वो इस तरह से जाएगा। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो मान के चलो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप लोग ये पूछोगे इसका जो एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है, सपोज मुझे फाइंड करना है एरिया अंडर
कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये कर्व तो मतलब पता नहीं कहाँ तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इधर से भी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी वैसे छोटी सी हिंट दे रहा हूँ। हम ऐसे में क्या करते हैं, पतली सी स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते हैं। ये स्ट्रिप मैंने बहुत मोटी बनाई हुई है, पर आप ये इमेजिन कर लीजिए ये स्ट्रिप बहुत ही पतली है। इसकी थिकनेस कितनी है, dx। एक्चुअली ये जो dx या डेल एक्स हम वर्ड यूज़ करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के लिए करते हैं, और इसकी लेंथ है मान लो y। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा y का dx के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया। अब सवाल ये है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया आएगा। तो इसमें हमको दिया होगा कि आपको x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 6 तक का एरिया फाइंड करना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। तो हम ये लिमिट लगा देंगे इसी में इंटीग्रेशन में कि x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 6 तक हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एक एप्लीकेशन इसका ये भी है, और फिज़िक्स में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। नंबर 3, जैसे मान के चलो ये सर्कल है। मैं एक बहुत ही मतलब बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो फिज़िक्स में वाइडली यूज़ होता है। इसका रेडियस मान लेते हैं r। मेरे पास इसका पूरे का मान के चलते हैं पेरीमीटर नहीं है। वैसे तो हम सबको पता है इसका पेरीमीटर जो है वो 2πr होने वाला है, ठीक है। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं इसको। इसका रेडियस r दिया हुआ है। मान के चलते हैं इसकी जो छोटी सी लेंथ है, मैंने इस छोटी सी लेंथ को मान लिया dl। इसकी देखो, इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा होगी, 2πr होगी, लेंथ ऑफ पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री सॉरी। पर मैंने एक छोटी सी लेंथ काट ली dl, ये बहुत ही छोटी है, या तो फिर भी मैंने पेन से बहुत ज़्यादा बना दी है, इससे भी कम है। तो अगर मैं इस छोटी सी लेंथ dl का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो कि है 2πr। इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं फिजिक्स में। और अगर मैं इसकी लिमिट भी लगा दूं, मान के चलो मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं, मतलब x to y, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक की लेंथ आ जाएगी जिस 2 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और कहाँ हम यूज़ करते हैं इसका, नंबर 4, जैसे मान के चलो ये एक लाइन है और ये डिस्टेंस है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये यूज़ कहाँ करते हैं। पता चला पढ़ लिया इंटीग्रेशन, लेकिन मालूम नहीं है कि यूज़ कहाँ होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद मैं इसके फॉर्मूले पे आने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, ये एक्चुअली डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस है मीटर में, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मुझको क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस है मीटर में इस तरफ। और कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से ऑरिजिन से खिसका के आगे की तरफ लेके जाना है इस दिशा में, और जो इस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लो फोर्स कांस्टेंट है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सपोज फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ये मैं इधर छोटा सा केस बना रहा हूँ, 10 न्यूटन। तो 10 का मल्टीप्लाई आप डिस्प्लेसमेंट से कर दोगे, जहाँ तक भी डब्बे को लाना है, मान लो 4 तक लाना था, तो 4 10 से कितना हो गया वर्क डन, 40 जूल। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। पर मान के चलते ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, ये एक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर है ना, तो 2x² + 3 ऐसा एक फंक्शन है। जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो ज़रा सोचो, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी मुझे वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट ऑफ f इंटू dx करना पड़ेगा फॉर अ लिमिट x1 to x2, ठीक है। मतलब जो फोर्स है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस तरह से, 2x² + 3 इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन करूँगा x1 से x2 तक। मान लो x1 था 2 और x2 है मेरे पास 5, मान लो 2 पॉइंट से 5 पॉइंट तक मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फोर्स आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में कितना फोर्स आया, सॉरी कितना वर्क डन लगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, फोर्स की वैल्यू पुट करी ये वाली, क्योंकि कांस्टेंट तो था नहीं, पहले तो यहाँ पे 10 था, अब कांस्टेंट तो है नहीं, f इंटू डी एक्स, और यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक आपको फोर्स फाइंड करना है या वर्क डन फाइंड करना है। तो इसको आंसर निकाल के हमारा जूल में आ जाएगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब फटाफट हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की तरफ, और उससे फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसकी तरफ। तो अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, और ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में मैं इसके बाद में बताऊँगा, ठीक है भाई।
तो सबसे पहले मैंने देखो कल क्या बताया था कि अगर मैं x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा dx के रेस्पेक्ट में तो मेरा आंसर x आ जाएगा। मतलब बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। देखो इसका आंसर 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया dx के रेस्पेक्ट में x। ठीक है, तो मैं पैरेलली डिफरेंशिएशन की भी फॉर्मूले साथ के साथ लिखते जा रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है भाई। नंबर 2, मान के चलो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन विच इज़ एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर n। आप लोग चेक कर सकते हो डिफरेंशिएशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये आपको याद रखना है, प्लस सी। इसमें प्लस सी हमेशा आता रहेगा, प्लस सी इसमें पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है। नंबर 3, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/x का तो मैं क्या करूँगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले एज इट इज़ याद करने हैं क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। नंबर 4, देखो बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका आंसर ई रेज टू पावर एक्स ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। भाई ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन भी तो वही आएगा सेम एज इट इज़, बस यहाँ पे प्लस सी लग जाएगा। ठीक है। नंबर 5, अगर मान लो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स। तो ज़रा सोचो कि अगर ये जो इसका आंसर आया हुआ है ए रेज टू पावर एक्स, अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या आ जाएगा, जो एक्चुअल फंक्शन था जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी, ये पूरा हमारा आंसर है, और प्लस एक कांस्टेंट सी। ये सारे हमने फॉर्मूले कल देखे थे डिफरेंशिएशन में, बस उसका उल्टा करते जा रहे हैं। ठीक है। अब सेम इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं, वो भी हमने कल करे थे। नंबर 6, साइन एक्स। कल हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले आप लोग वीडियो पॉज करके कहीं पे लिख लो और इसको एज इट इज़ याद कर लेना। ठीक है। नंबर 7, डिफरेंशिएशन हमने साइन एक्स का क्या देखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो था कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। खत्म। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। नंबर 8, कल हमने देखा था कि डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो इसका आंसर था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ सेक एक्स प्लस सी। देखो क्या हो रहा है, हर बार जो भी हमारा फंक्शन है जिसका भी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो जो मेरा आंसर आ रहा है उस आंसर का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरा डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन आ जाता है। इसका डिफरेंशिएशन का फंक्शन सेक एक्स था, वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है। नंबर 9, चलते हैं आगे। फिर हमने डिफरेंशिएशन देखा था कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स जिसका आंसर था माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखो इसका उल्टा होने वाला है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। सही है। नंबर 10, डिफरेंशिएशन कल हम लोगों ने किया था टेन एक्स का, तो उसका आंसर क्या आया था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का आंसर आया था सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी।
मतलब सेम उसका उल्टा है, जिसने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए उसको इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। नंबर 10 के बाद नंबर 11, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कल हमने कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन किया था और हमारा आंसर आया था माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास वापस से क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद कुछ इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं करा था लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं उसके बारे में आज बता देता हूँ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये भी काम आ जाते हैं कई बार। ठीक है, नंबर 12, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 - x²। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी फंक्शन का मतलब 1/√1 - x², इसी फंक्शन का अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा वापस से साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x मत समझ लेना, ये अपने आप में एक फंक्शन होते हैं इनवर्स वाले। ठीक है, ये 12th क्लास में समझ में आएगा। अगर कोई 11th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x मत समझ लेना गलती से भी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/sin x। ऐसा समझने की गलती मत करना। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 13, सेम इसी तरह से अगर मान के चलो कॉस इनवर्स एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम यही होगा, बस माइनस लग जाएगा, तो -1/√1 - x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ -1/√1 - x² इंटू डी एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद हो गया तो नीचे वाला भी याद हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लग गया है ना। और अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद हो गया है तो कॉस का भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, खाली क्या लग गया यहाँ पे, एक माइनस का साइन। ठीक है, नंबर 14, सेम इसी तरह से अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ tan इनवर्स एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 + x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस सी हो गया। सेम इसी तरह से देखो tan का उल्टा क्या होता है, cot। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस का 1/1 + x²। पक्की बात है ना, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस हो गया था, यहाँ पे माइनस लग गया था, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, बस एक माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -1/1 + x² का, या मान लो अगर मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास माइनस का कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस सी। दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, सेम इसी तरह से कॉसेक और सेक का है, पेज टर्न करते हैं। नंबर 16, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ सेक इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/x और √x² - 1। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ इसी उल्टे फंक्शन का, मतलब डी 1/x इंटू √x² - 1 इंटू डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कन्फर्म है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा मेरा आंसर। ठीक है, और सेम इसी तरह से अगर मान के चलो नंबर 17, मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इसमें प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर आता है -1/x √x² - 1, सेक का उल्टा कॉसेक। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर मान लो मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा, 1/x √x² - 1। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, वैसा इसलिए क्योंकि अब जो मेरा आंसर आएगा ना वो माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स होने वाला है। या तो माइनस इधर लगा दो या इधर लगा दो, एक ही बात है। अगर मैं इधर माइनस लगाता हूँ तो आंसर तो प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स आना चाहिए, तो वो माइनस मैंने इधर लगा दिया, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये मेरे पास हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। इसके बाद अभी और चलते हैं,
क्योंकि साइन कॉस के साथ साथ अभी हमारा और भी फार्मूले हैं जो रहते हैं, tan का, cot का। तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। मैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के दोबारा लिख दे रहा हूँ। ट्रिग्नो कुछ रह गए थे बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके फार्मूले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो नंबर 1, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का मैंने क्या बताया था इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये लिख लेना नहीं साइड में, वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। सेम इसी तरह से कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। नंबर 3, tan एक्स। tan एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं देखा। तो tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक और फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये दोनों ही फार्मूले tan एक्स के इंटीग्रेशन के हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से cot x का। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली cot x इंटू डी एक्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हो। पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे थे ना, उसमें tan और cot नहीं आया था। ठीक है, तो मैं इसीलिए ही सारे, अब मैंने sin और cos का भी यहीं पे लिख दिया है। तो सिर्फ cot की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा log मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी। ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। सेम इसी तरह से नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। या इसका एक और फार्मूला भी होता है, लॉग मॉड tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये फार्मूला भी होता है। ये जब बहुत डिटेल में हम लोग मैथ्स में जब यूज़ करते हैं तब यूज़ होता है। ये फिजिक्स वगैरह में इतने ये फार्मूले यूज़ नहीं होते जो मैं ये लॉग मॉड tan पाई बाय 4 लिख रहा हूँ। बस ये आप लोग लिख लो, क्योंकि जब फार्मूले लिख ही रहे हो तो एक जगह सारे फार्मूले आ जाने चाहिए। तो इससे ये होता है कि काम कंप्लीट हो जाता है। कॉसेक एक्स वरना अधूरा रह जाएगा। कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इसका एक फार्मूला और है, लॉग मॉड tan एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूले, देखो पूरी कंप्लीट इंटीग्रेशन के फार्मूले तो नहीं है ये, क्योंकि उसमें तो और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने एटलीस्ट इतना कर लिया कि हम इंटीग्रेशन किसी का भी आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आने वाला हूँ और हम करते हैं क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए इंटीग्रेशन के, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चंस। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप ये समझ गए, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज हम इतने क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे एटलीस्ट कि फिजिक्स में अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इंटीग्रेशन का तो वो आराम से बच्चा कर लेगा। तो ये सारे इंडेफिनिट वाले हैं, तो मैं एक बार इनको जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 9 इंटू डी एक्स। अब हमको इसका फार्मूला अच्छे से पता है। इसका आंसर होता है एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। मतलब एक्स की जो पावर n है उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस सी। तो ये सी प्लस जो है ना हम लास्ट में लगाएंगे आंसर आने के बाद। तो हमारा आंसर आ गया एक्स रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। हाँ देखो, इसको लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है छोटा सा। जिसको नहीं पता उसको ये पता होना चाहिए कि x की पावर हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम x की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट होता है तो 1/2 लिख देते हैं, ये 1/3 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा जो ऊपर लगा था। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी सेम वही 1/3 प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, x की पावर 4/3 और डिनोमिनेटर में भी 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा 3/4, x की पावर 4/3 और प्लस c। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है ओनली dx दिया हुआ है, सिर्फ dx दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा भाई, सिर्फ dx दिया हुआ है।
थर्ड पार्ट में हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। देखो सिर्फ डी एक्स दिया हुआ था, मैंने इसको 1 इंटू डी एक्स कर दिया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वो उतना ही रहता है। तो यहाँ पे ज़रा सोचो, डी एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, ख़त्म, प्लस सी हो गया। जब मैंने फॉर्मूले लिखे थे तो फॉर्मूला नंबर 1 यही लिखा था मैंने, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखो 1 बाय एक्स अगर होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग एक्स कर देता इसका आंसर, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने लिखा था 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग एक्स है, पर यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड में -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा ये माइनस तो आ जाएगा ऊपर, और एक्स की पावर -1 ये हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो माइनस जो है ये -1 नीचे वो तो ऊपर आ जाएगा, और एक्स इनवर्स तो नीचे आके प्लस हो जाएगी एक्स की पावर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, ये रहा एक्स की पावर 1/3 डिनोमिनेटर में है, और अगला वाला भी देख लो 5 इंटू डी एक्स, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगा तो इसको यहीं से देख लो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सिंपल है, एक्स की पावर 1/3 है ना, और वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/3 ऊपर आके। पर अभी 1 मिनट, हमने इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन इंटू डी एक्स, अभी हमने क्या करा है, सिर्फ एक्स को ऊपर किया है और पावर उसकी नेगेटिव हो गई है, और तो हमने कुछ नहीं किया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है, 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 बचेगा, तो इसका मतलब x की पावर यहाँ पे 2/3 हो जाएगी, और यही आंसर नीचे आ जाएगा 2/3, और ये 2/3 का रेसिप्रोकल होकर के जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2 x रेज़ टू पावर 2/3 और प्लस c, ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा पीछे एक प्लस सी आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, नंबर 6 में हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a रेज़ टू पावर x का फार्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, a रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय लॉग a प्लस c हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन बहुत ही ईजी वाले थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो आप रिपीट करके देख सकते हो। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया है, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 3x² इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 3x², यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है 3 एक कॉन्स्टेंट है, और डिफरेंशिएशन की कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट को हम उठा के बाहर कर देते हैं, ये 3 आ गया बाहर। अब हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ x² इंटू डी एक्स का, और x² वाले का फॉर्मूला क्या लगेगा, 3 इंटू एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये आ गया, सही है। अब देखो 3 तो बाहर है अपना एज इट इज़, इंटू एक्स की पावर हो गई 3, नीचे भी आ गया 3। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस c, ये c हमेशा आंसर में लगाना है, तो हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ x3, और हमने उसमें एक c ऐड कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3। अब देखो यहाँ हो गया थोड़ा सा पंगा, क्योंकि x रेज़ टू, अगर 5 रेज़ टू पावर x जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, वो समझ में आता है। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने छोटी क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। तो हम लोग क्या करते थे, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते थे इस तरह से, हाँ या ना। तो क्या मैं इसकी जगह वापस ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब a रेज़ टू पावर m प्लस n की जगह वापस ये टर्म नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू डी एक्स। ज़रा सोच के देखो, बेस सेम है, ठीक है, पावर ऐड करोगे तो वापस यही आ जाएगा ना। मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा है अभी मैंने सिर्फ टर्म्स को स्प्लिट किया है, वो भी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके, जो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर में, ठीक है। तो अब ज़रा सोचो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर x
मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 8 इंटू डी एक्स। हमें अच्छे से पता है कि जो 8 है वो एक कांस्टेंट है, 8 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ 2 इंटू डी एक्स का। अब यहाँ पे वही वाली आइडेंटिटी लगेगी a वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये है कि देखो वैसे हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर अगेन क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ 8 की जगह 2 लिख देता हूँ दोबारा से। देखो इंटीग्रेशन तो इसका करना था ना खाली 2 का, वो तो हो गया, 8 तो बाहर है, पर मैंने अगेन क्या करा 8 को 2 लिख दिया और इंटू 2 ऊपर पहले से ही है डिवाइडेड बाय log 2। अब ज़रा इसको सोचो, क्या यही वाली आइडेंटिटी दोबारा लगा करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर प्लस सी लगा दो, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस सी। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, दोनों सही हैं, पर नीचे वाला ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि उसको और ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं, तो बिल्कुल बच्चों वाले थे, पर देखो करने तो सारे पड़ेंगे। अगर सीखना है ना, कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करना है, तो हमें थोड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बड़े क्वेश्चन उठा लोगे वो आपसे होंगे नहीं, फिर आप होपलेस हो जाओगे कि भाई ये क्या है इंटीग्रेशन के नाम पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन उठाए थे। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल अप कर रहा हूँ। तो मान लो एक मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा फंक्शन है 5x³ प्लस 2x⁻⁻5 माइनस 7x प्लस 1/√x प्लस 5/x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो भाई एक बात मैं बताना भूल गया था, और अब इसी क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। मैंने डिफरेंशिएशन में कल वाली वीडियो में बताया था ये चीज़। देखो भाई इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके बीच में कहीं कहीं पर प्लस है, कहीं कहीं पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या हम इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, तो हम सबको अलग अलग तोड़ देंगे। इन सब का इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? dx के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 5x⁻³ इंटू dx, मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा पहले, प्लस इंटीग्रेशन 2x⁻⁻5 इंटू dx, मतलब फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x इंटू dx, मतलब dx के ही रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/√x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 5/x इंटू dx। मतलब मैंने इसको क्या करा, सारे टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि इंटीग्रेशन में हम ये चीज़ कर सकते हैं, खास करके वहाँ पे जहाँ प्लस और माइनस होगा, लेकिन जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे एक अलग फार्मूला लगेगा, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैंने आगे चल के वीडियोज़ बनाई इससे रिलेटेड, इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैं 12th क्लास की सारी एक्सरसाइजेस की वीडियो बनाऊंगा विद सॉल्यूशन, तो उसमें फिर आप लोग उसको डिटेल में देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे। बट अभी इतना आएगा नहीं डिटेल में, तो इतना देख लो अभी कि इसको कैसे करेंगे। देखो भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 5 कांस्टेंट है, 5 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x⁻³ इंटू dx हो गया, प्लस इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर, x⁻⁻5 का करोगे डिफरेंशिएशन, माइनस 7 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन x इंटू dx, प्लस अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 1/2, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2 इंटू dx। ठीक है, प्लस इसमें 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो भाई 5x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x की पावर 3 है, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -5 है ना, तो x की पावर -5 + 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -5 + 1, तो कुल मिला के -4 बचेगा नीचे। तो इस प्लस की जगह बाद में माइनस होने वाला है, माइनस ये रहा 7। सिर्फ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इस तरह से x की पावर n+1 बाय n+1 यानी x² 2 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है -1/2, तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, ये हो जाएगा, प्लस 5 तो बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फार्मूला हमको पता है log mod x, और इस पूरे के पीछे हम क्या लगा देंगे, एक c।
पर अब इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये तो हो जाएगा 5x⁴/4/4, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, x की पावर यहाँ पे -4 बचने वाली है, तो क्यों ना मैं उसको नीचे कर दूँ x की पावर 4 को, सही है। और नीचे देखो -5 + 1 है, -4 बचने वाला है, वो माइनस तो यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ जाएगा, सही है। और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2, तो 2 2 ज़ा 4 -7x²/2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, x की पावर -1/2 + 1, तो x की पावर +½ बचेगी और नीचे भी एक ½ बचेगा, प्लस का प्लस रहेगा, +5 log mod x + c। एक स्टेप और, 5x⁴/4 -1/2x⁴ -7x²/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, ये उल्टा होकर रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1/2, तो क्यों ना इसको 2√x लिख दिया जाए, ठीक है। +5 log mod x + c, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस वीडियो का इस फोटो का अभी जो स्क्रीन पर है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन और पूरा उसका सॉल्यूशन है, आप लोग इसको बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि एक और फंक्शन है x के टर्म्स में, लेकिन इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, जैसे कि 3 sin x है, माइनस में 4 cos x है, फिर उसके साथ मान लो है 5 sec² x -2 cosec² x। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर बीच बीच में प्लस और माइनस दिख रहा है, ठीक है। सारे टर्म्स x के रिस्पेक्ट में है और हमें dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं इन सब का इंटीग्रेशन हमें पता है और इसको कैसे स्प्लिट करना है वो भी मुझे पता है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इंटीग्रेशन 3 sin x है ना, मैं 3 को पहले ही बाहर लिख दूंगा इंटू sin x इंटू डी एक्स। वो समझ में आया, मतलब मैं पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 3 को मैंने कर दिया बाहर और sin x इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस और फिर से इंटीग्रेशन करूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 cos x, तो 4 तो कांस्टेंट है, पहले ही बाहर लिख देता हूँ इंटू cos x इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये जो डी एक्स है ना इस पूरे ब्रैकेट के साथ सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ 5 sec² x है, तो 5 इंटीग्रेशन sec² x इंटू डी एक्स, सही है। अब क्या बचा, -2 इंटीग्रेशन cosec² x इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब बस हमको सबका फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे कि 3 sin x, हमको पता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, माइनस का cos x। आप लोग चाहो तो पीछे फॉर्मूले में जाके चेक भी कर सकते हो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ sin x, तो 4 sin x। देखो ये वाला माइनस तो इसकी वजह से है ना, यहाँ पे था, और cos x का इंटीग्रेशन क्या आया, प्लस sin x, प्लस 5 sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, tan x, तो ये हो जाएगा 5 tan x, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x हुआ करता था, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, माइनस अब देखो 2 cosec² x है, तो cosec² x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, ज़रा सोचो, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, cot x का होता है, तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस का cot x प्लस c, क्योंकि cot x का आंसर आता था -cosec² x, यहाँ पे cosec² x है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का cot x, ठीक है। देखो अगर आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो फिर क्वेश्चंस में अटक जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद करना, पहले बैठ के एक जगह लिख के फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूला जिसको पता है वो तो 2 मिनट में कर लेगा, जिसको नहीं पड़ता ना वो यहाँ पे भी अटकेगा, और जहाँ जहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स में कॉन्सेप्ट आएगा ना, ये टॉपिक यूज़ होगा, भाई सब जगह अटकोगे। इसीलिए पहले फार्मूले याद करो, एक फार्मूला लिस्ट बना लो और उसको लिख के एक जगह याद कर लो, और फिर बार बार रिवाइज़ भी करते रहो, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करोगे तो भी भूल जाओगे। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 cot x प्लस c, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ना पहले एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करवा दूँ, फिर उसके बाद जो और क्वेश्चन फर्दर करूँगा उसमें मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा पैरेलली कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन
तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस एक फ़र्क ये है कि इसमें ये जो हम बार बार सी लगा रहे हैं ना कांस्टेंट, ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड, नो नीड। एक पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, हमको यहाँ पे लिमिट्स दी होंगी, लिमिट्स गिवन, और जब हमें लिमिट गिवन होगी तो उसका हम यूज़ कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। आप बस ये रट लो, यू एल माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो भी बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन कर दीजिए x की पावर 7 का विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको दो बार करके दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे करता हूँ और एक बार यहाँ दोबारा करता हूँ। नंबर 2, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 7 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 3 मान लो सपोज। तो भाई सुनो इसमें क्या करना है। इन दो क्वेश्चनों में साफ साफ एक फ़र्क नज़र आ रहा है। इसमें मुझे कोई लिमिट नहीं दी हुई है, इसका मतलब ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर हमें लिमिट नहीं दी हुई है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ जाना कि ये क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। और जबकि मुझे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मुझे लिमिट दी हुई है 2 और 3, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला फ़र्क, ठीक है। जिसमें लिमिट दी होगी वो डेफिनेट है, जिसमें लिमिट नहीं दी वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट वाला तो मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया होगा, x की पावर 7 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1, तो ये हो गया x की पावर 8 बाय 8 प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया हमारा आंसर, दैट्स इट, ख़त्म, खेल ख़त्म। इसमें ये सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है भाई, अब ज़रा देखते हैं डेफिनेट में क्या चक्कर है, इसमें क्या पंगा है। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। x की पावर 7 है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट्स गई भाड़ में, 2 मिनट के लिए लिमिट्स को कर दो साइड। तो इसका आंसर जो है वो है x की पावर 8 बाई 8। अब मैं देखो ये तो नहीं लिखने वाला 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया ना। इसको कर दो एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और प्लस सी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या करो, ऊपर लिखो 3, नीचे लिखो 2। देखो अपर लिमिट क्या थी 3, लोअर लिमिट क्या थी 2। क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है पहले, जो कि x की पावर 8 बाई 8 है। फिर एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट। तो मैंने अभी क्या बताया था, पहले अपर लिमिट लगा दो पूरे आंसर में, माइनस एक बार लोअर लिमिट लगा दो। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x की जगह एक बार तो 3 ले लूँगा पूरे में, तो 3 की पावर 8 बाई 8 माइनस एक बार इसी पूरे में x की जगह 2 ले लूँगा, यानी 2 की पावर 8 बाई 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, एलसीएम हो जाएगा 8, 3 रेज टू पावर 8 माइनस 2 रेज टू पावर 8। देखो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 की पावर 8 अगर मैं सॉल्व करने बैठूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 81 इंटू 81 कितना होता है, 6561। तो 6561 माइनस 2 रेज टू पावर 8 कितना होता है, 64, 128, 256 बाई 8। तो इसको माइनस करके जो भी आंसर आएगा, सपोज x डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपको सी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करने को बोला मैंने, सिर्फ नॉर्मल सॉल्व करना है जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक बॉक्स लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हाँ एक बात और, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने से पहले कांस्टेंट को भी हम बाहर कर सकते हैं। मतलब मैं इस 8 को बाहर भी कर सकता था, अगर हम ऐसा करते तो 8 बाहर रहता, 3 रेज टू पावर 8 माइनस 2 रेज टू पावर 8 आता, बाद में 8 नीचे वापस एज इट इज़ ऐसे आ जाता जैसे यहाँ आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करते हैं, यहाँ लाइन डाल देता हूँ। मान के चलो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट मुझे दी हुई है 1 और 3। ठीक है, ऐसे रैंडमली मैंने कोई क्वेश्चन बना लिया खुद के मन से। तो देखते हैं कैसे करना है। मैंने अभी क्या बताया था, इंटीग्रेशन करते टाइम हमको लिमिट्स को देखना है ही नहीं, हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स 1 to 3 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 से लेकर 3 तक, प्लस इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स 1 से लेकर 3 तक,
प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू डी एक्स 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस 2x में से देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, सिर्फ x बचा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो 2 से ही 2 कट जाएगा बाद में, प्लस 5 इंटू डी एक्स, देखो 5 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ 1 इंटू डी एक्स होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा x, और इस पूरे में हम लिमिट लगा देंगे 1 और 3, मतलब इस पूरे को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 1 है, और वो पुट की जाएगी कैसे, देखो x पावर 4/4 प्लस x पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमारा फाइनल आंसर है, और यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो इस पूरे में एक बार अपर लिमिट यानी कि 3 पुट किया जाएगा, कैसे, ऐसे 3 की पावर 4/4 प्लस 3 की पावर 3/3, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 पुट कर दो, मतलब अपर लिमिट पुट कर दो, ये देखो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ मैंने अपर लिमिट यानी 3 पुट कर दिया है, माइनस अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट, मैंने बोला था ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 पावर 4/4 प्लस 1 पावर 3/3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, और इसमें कोई भी c लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 से 9, 9 3 से 27, फिर 81/4 27/3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 3 से 15, ठीक है। अब देखो 3 से इसको काटोगे तो वैसे भी 9 ही आ जाएगा, 3 9 से 27 होता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस इधर क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ तो 81 ही रहेगा, प्लस 9 4 से 36 प्लस 9 4 से 36 प्लस 60, वैसे हम लोग इन तीनों को ऐड करके भी कर सकते थे, थोड़ा जल्दी हो जाता, माइनस इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 क्योंकि यहाँ 4 भी है और 3 भी है, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 12, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, इसको 6 मान लेते हैं, तो 1 के टेबल में 12 12 6 72 72 आ जाएगा, कर लेना आप लोग सॉल्व, यही आएगा, और फिर इसको आगे फर्दर फिर सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। देखो 36 72 हो गया, 72 प्लस 60 प्लस 81, 72 प्लस 60 प्लस 81, इसको ऐड कर लेना, 3 8 6 14 14 और 7 21, 213/4 माइनस 72 और 7 72 और 4 76 79/12। अब इन दोनों का फर्दर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 3 से 9 3 1 से 3 3 2 से 6 माइनस 79, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, खाली 9 - 9 हो गया 0, 13 में से 7 गए 6 7 6 13, हाँ, और ये बचा 5 560/12, कैंसिल आउट कर लो, हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 से कट रहा है, 4 3 से 12, 4 4 एकम 4 4 चौके 16 0, हाँ, तो 140/3 हमारा फाइनल आंसर है, और इसमें कोई सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ये इंडेफिनिट होता तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, देखो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, इस पूरे आंसर में एक बार अपर लिमिट लगाई माइनस एक बार लोअर लिमिट लगाई, और फिर सॉल्व करते जाओ नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं tan²x, तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक tan²x है और एक cot²x है, अलग अलग करेंगे, तो दोनों ही इंडेफिनिट है। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है tan² x × dx, अब आप फॉर्मूले जाके चेक करो, कोई भी फार्मूला tan² x का नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था 1 + tan² x = sec²x, याद है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ sec² x - 1 × dx, ज़रा सोच के देखो, tan² x का कोई फार्मूला तो है नहीं डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन का, है ना, तो tan² x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec² x - 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये आइडेंटिटी है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा, एक हो जाएगा sec² x × dx - 1 × dx, तो sec² x का फार्मूला मेरे पास होता है डायरेक्ट, sec² x का फार्मूला है tan x -
1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, हो गया ख़त्म। सेकेंड पार्ट और क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, देखो कॉट स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है, देखो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा हुआ करता था, बस थीटा की जगह एक्स कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अब इसको अलग अलग कर दो, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का ये फ़ायदा है कि हमारे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला एटलीस्ट है, माइनस का कॉट एक्स, और माइनस यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ख़त्म। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग ये प्रैक्टिस के तौर पे करो, और जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट्स में बताना, और मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व भी करूँगा, ठीक है। और मैं इंटीग्रेशन की 12th क्लास की जितनी भी NCERT में एक्सरसाइज हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उन सब की वीडियो बना के डाल दूँगा, आप लोगों का क्या प्लान है मुझे बताना एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि x रेज टू पावर माइनस 7 इंटू डी एक्स, ये कैसे होगा। नंबर 2, ये आप लोगों के लिए, ये आपका होमवर्क है, x रेज टू पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स। नंबर 3, 2 रेज टू पावर x इंटू डी एक्स, ये सेम उसकी तरह जो 5 रेज टू पावर x था। नंबर 4, x रेज टू पावर 5/3 इंटू डी एक्स। नंबर 5, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर पावर 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ x है और अंदर रूट के अंदर x स्क्वायर है, ठीक है, एक बार ट्राई करना। नंबर 6, इंटीग्रेशन 2/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो देखो 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर ऊपर आके x की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। और नंबर 7, इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर माइनस 2/x रेज टू पावर 4 माइनस 7x प्लस 3/x माइनस 5x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं सोचना कि ये इतना लंबा है तो अब क्या करें, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जैसे कि x अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए एक्स। यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट है, यहाँ बता देता हूँ, a क्या है, एक कांस्टेंट है। अब ज़रा सोचो कैसे होगा, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सारे फार्मूले लग रहे हैं इसमें, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। एक और क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 2 - 5x इंटू 3 + 2x इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे ओपन होकर, ऐसा बन जाएगा, फिर उसका आराम से हो जाएगा। नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, 8 - x प्लस 2x क्यूब माइनस 6/x³ प्लस 2x रेज टू पावर -5 प्लस 5x रेज टू पावर -1 इंटू डी एक्स। ये 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो अभी मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे आराम से हो जाएगा। चलो इसमें से ना 2 इंटीग्रेशन के डेफिनेट के बना देता हूँ। इसकी लिमिट है 1 to 2, इसकी लिमिट है 2 to 3, ये ज़रा करके दिखाना। इसमें ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों डेफिनेट के बन गए हैं अब, ठीक है। डेफिनेट में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ट्राई करना। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग।